एक भी ऑब्जेक्टिव वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको हम कुछ ट्रिक देने वाले हैं। उस ट्रिक के ऊपर आपको स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर विद्यार्थीगण। और आज अहम मुद्दा है मेरा अभी समास है, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कम से कम समय में आपको जो है कैसे, तो विद्यार्थीगण देखिए ये है आपका समास, यानी कि संक्षिप्तीकरण। हमने क्या बोला? संक्षिप्तीकरण को ही क्या बोलेंगे? संक्षिप्तीकरण को क्या बोलेंगे? अब संक्षिप्ती मतलब समझते हैं ना, किसी भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, उसमें छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर इसकी भेद की बात करें तो ये टोटल कितने होते हैं? इसके भेद टोटल कितने होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के टोटल कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होंगे? अच्छा, संक्षिप्तीकरण को क्या बोलेंगे? संक्षिप्तीकरण को क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? अब इसके ऊपर अभी आपको जस्ट हम जैसे मान के चले 6 जो भेद का हम नाम लिए, उन सारे भेदों के ऊपर बात करेंगे और एक एक भेद के माध्यम से क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अब आइए विद्यार्थीगण, अभी जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इसके 6 भेद होते हैं। पहला हमने बताया आपको द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में? द्वंद्व समास के बारे में, जिसमें हमने क्या बोला है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। जिस समास में क्या होगा? पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। अब सबसे पहले जानेंगे ये पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। इन दोनों को क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? प्रधान होंगे। क्या होंगे? प्रधान। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। अब इसको पहले यहाँ पे 2 शब्द आपका आया है, एक आया है पूर्व पद, एक क्या आया है? उत्तर पद। पूर्व पद बोले विद्यार्थीगण तो जो पहले वाला होगा, पहले वाला यानी कि पूर्व पद। पूर्व पद मतलब क्या? जो पहले वाला होगा। और उत्तर पद मतलब जो बाद वाला होगा। जो कहाँ वाला होगा? बाद वाला। अब यहाँ पर बात की जा रही है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपका क्या होंगे? प्रधान होंगे। प्रधान मतलब समझ, दोनों का अपना अपना वैल्यू होगा विद्यार्थीगण, है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। अब एग्जाम्पल लाइक समझिएगा, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं। दिन रात, हमने क्या बोला था? दिन रात। और हमने बोला ये था आप लोगों को कि जिसका दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। अब देखिए यहाँ पर दिन जो है विद्यार्थीगण, दिन, और इधर आपका क्या है? रात। इधर क्या है आपका? रात। अब यहाँ पर दोनों क्या है? दोनों की अपनी अपनी प्रधानता है। तो हमने जो यहाँ पर ट्रिक काम क्या कर रहा है हमारा, तो ट्रिक मेरे कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, याद हमेशा ये रखना है कि जो द्वंद्व समास होंगे वो उसमें क्या करना है? योजक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? योजक चिन्ह का लोप होता है। यानी कि इस और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसका क्या होता है? लोप होता है। अब याद रखना ये है आपको ट्रिक, आपको ये याद रखना है कि द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास ये सब में आपको क्या होता है कि वहां पे आप कंफ्यूजन कर जाइएगा। जैसे अगर हम बात करें, कहीं पर अगर लिखा हुआ हो आपका दिन दिन, क्या लिखा हुआ है? दिन दिन, तो आप लोग कौन सा समास मारिएगा? वहां पे कौन सा समास मारिएगा? वहां पे गलती से आपको द्वंद्व समास नहीं मार देना, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे में रात रात लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रात रात, तो क्या वहां पे आप मारिएगा द्वंद्व समास? गलत हो जाएगा। आप देखिए इसका ट्रिक लीजिए, द्वंद्व समास का ट्रिक क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा द्वंद्व समास जो है वह इस तरीके से होगा। ये जो ये चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह के माध्यम से तो होगा ही। ये सिंगल है, मतलब बराबर मत समझ लीजिएगा इसको। इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। अब इसके साथ तो होगा ही, लेकिन याद रखिएगा पूर्व पद और उत्तर पद जो है दोनों क्या होंगे? अपोजिट में होंगे। किस चीज में होंगे? अपोजिट में होंगे। जैसे यहाँ पर अगर दिन है तो इधर क्या होगा? रात होगा। जैसे पाप है तो पाप का उल्टा क्या हो जाएगा? पुण्य। अब देखो सब अपोजिट में है कि नहीं, विपरीतार्थक है कि नहीं, एक दूसरे के विलोम में है कि नहीं, इस चीज का सिर्फ याद रखिएगा। यदि आपके पास क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि साथ साथ हो, उससे हमको मतलब नहीं है। दोनों पद प्रधान है उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको किससे है? प्रधान होने के साथ साथ उसका क्या होना चाहिए? विलोम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे उसको फिर? द्वंद्व समास। आगे से ध्यान रखना है कि जब भी आपको अगर द्वंद्व समास का आंसर मारना है विद्यार्थी, या क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए उसमें 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको राइट आंसर क्या निकालना है? द्वंद्व समास निकालना है। लेकिन किस चीज के आधार पर? दोनों को देखना है, उसका दोनों पद प्रधान होने के बावजूद क्या होना चाहिए? उसमें विलोम होना चाहिए। तो फैक्ट हमारा क्या है? केवल आपका प्रधान पद से काम नहीं चलेगा, प्रधान पद होने के साथ साथ दोनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे का विलोम भी होना अनिवार्य है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए गुड। तो सेकंड पॉइंट है, यानी कि दूसरा जो भेद है इसका समास का, उसका नाम क्या है? द्विगु समास। क्या नाम है? द्विगु समास।
अब इस इधर से जो है आप लोग जो है बोलते नहीं है, तो कृपया करके आवाज जो है आप लोग समझ रहे हैं ना, बनाए रखिए, तभी आपको एनर्जी में रहेगा, तभी मजा आएगा पढ़ने में, अन्यथा कोई मजा नहीं है विदाउट एनर्जी। अब देखिए दूसरा जो वेद है इसका नाम क्या है? बोला जिस समास का पूर्व शब्द संख्यावाचक हो। पूर्व का अभी जस्ट हमने आपको बताया था, पूर्व बोले तो विद्यार्थीगण पहला प्रथम जो होता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जिस समास का पूर्व शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं या कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? जिस समास का पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाचक होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। अब आइए इसमें ट्रिक में क्या बोला है आपको यहाँ पे कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। किस चीज की होती है? संख्या की प्रधानता। किस चीज की होगी? संख्या की। द्विगु समास में किस चीज की प्रधानता होगी? यानी जिस समास में संख्या की प्रधानता होगी वही क्या कहलाएगा आपका? द्विगु समास। क्या कहलाएगा? आइए अब इसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बोला नवरत्न। क्या बोला? नवरत्न। सप्तदीप, त्रिभुवन, और ये लास्ट क्या आपका? सप्तमंजिल। अब देखिए इन सभी को यदि आप कॉमन निकालिएगा, इन सब में कॉमन क्या है? तो देखिए ये इसको नव हो गया, इसमें क्या हो गया? सप्त हो गया, इसमें क्या हो गया? त्रि हो गया, इसमें क्या हो गया? सप्त क्या है? सॉरी, सात मंजिल है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सात। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, बार बार कहते हैं समास बोले तो विद्यार्थीगण अगर सटीक उत्तर यदि चाहिए, आपको सटीक आंसर चाहिए, तो सबसे पहले उसको तोड़ना सीखिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप उस समास को तोड़िएगा, आंसर अब खुद ब खुद आपके सामने निकल के आ जाएगा। इसी तोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं कि तोड़ने से आपको आंसर मिलेगा। तोड़ने से क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको अगर तोड़ दें तो नवरत्न को हम तोड़ेंगे तो नव प्लस क्या होगा? जैसे नवरत्न लिखिए, यहाँ पे लिखिए नवरत्न लिख दिया, ठीक है। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा इधर? तो एक नव प्लस, हाँ बोलो आदित्य बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नव प्लस क्या बनेगा? रतन। तो एक हो गया नव, एक क्या हो गया? रतन। अब देखिए इस नवरत्न में किस चीज की प्रधानता हो रही है? नौ की। किस चीज की? नौ की। तो नवरत्न बोले तो नौ रत्नों का समूह। अब सप्तदीप यानी कि सात दीपों का समूह। त्रिभुवन यानी कि तीन भुवनों का समूह। सात मंजिल बोल रहा था, सात मंजिलों का समूह। क्लियर है? पहले ये बताइए ये वाला सीख में आया कि नहीं? ये जो आपका द्विगु समास है समझ में आया? द्विगु समास क्या होता है? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आएगा बनेगा। सिंपल याद क्या रखना है, जो द्विगु समास के जो भी क्वेश्चन होंगे या जो भी प्रश्न आपको आएंगे, तो द्विगु समास में एक ही चीज पर फोकस रखना है कि इसका पहला शब्द जो होगा हमेशा संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक होगा। अब तक कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं गाइस, छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हम नंबर पॉइंट है वो कर्मधारय समास का है। किसका है? कर्मधारय समास का। अब ध्यान से समझिएगा इस कर्मधारय समास के बारे में कि ये क्या होता है विद्यार्थीगण, और इसमें किस तरीके से इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। जैसे देखिए इसके बारे में हमने आपको बताया है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो एवं उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। अब देखिए इसमें बोला है पूर्व पद और उत्तर पद, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया कि पूर्व यानी कि पहले वाला पद और उत्तर यानी कि बाद वाला पद। अब यहाँ पर बोला है कि पूर्व पद में क्या होगा? विशेषण होगा, और बाद वाले पद में क्या होगा? उसका विशेष्य होगा। और ट्रिक हमने क्या दिया है कि विशेषता बताने वाले समास को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। विशेषता बताने वाले समास को ही हम क्या कहेंगे? कर्मधारय कहेंगे। अब देखिए बार बार बोले थे ये बात भी कि जब भी समास का क्वेश्चन आए कोशिश कीजिए उसका विग्रह करने का, तोड़ने का, गाइस उसको संधि कर दीजिए उसका। जैसे एग्जांपल काली मिर्च, क्या है आपका? काली मिर्च। यदि इसको तोड़े काली मिर्च को तो क्या होगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? काली जोर मिर्च, यानी एक आ जाएगा आपका काली और एक क्या आ जाएगा? मिर्च आ जाएगा। अब देखिए फॉलो, इसका रूल जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पे हमने बोला था जो पहला पद होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा, और दूसरा क्या होगा? विशेष्य। तो हमारा ये हो गया आपका विशेषण। पहला जो काली आपका बन रहा है वो क्या हो गया आपका? विशेषण, और मिर्च आपका क्या हो गया? विशेष्य। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन जो को फॉलो कर रहा है। आइए डेफिनेशन को छोड़िए, पहले हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए गाइस। क्वेश्चन बनने के लिए आपको ये इस चीज को याद रखना पड़ेगा, जो हमारा ट्रिक है। ट्रिक क्या बोला? विशेषता बताने वाले समास को क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। आइए हम चेक करते हैं इसको। बोला काली मिर्च, क्या बोला? काली मिर्च। मिर्च तो है लेकिन मिर्च कैसी है? काली है। तो काली है जो मिर्च। आगे देखिए बोला नील कमल, कमल तो है लेकिन वो कैसा है? नील। बोले तो नीला है जो कमल, वही बात हुआ, नीला है जो कमल। पीतांबर, अंबर तो है लेकिन कैसा है? पीला है। पीतांबर यानी उसी को हम पीला भी बोलते हैं, पीती यानी कि पीला। क्लियर है? तो पीतांबर। चंद्रमुखी, मुख यानी कि मुख, विद्यार्थी मुखी यानी कि मुख, मुख समझते हैं ना।
चंद्र के समान मुख वाली। किसके मुख वाली? चंद्र के समान मुख वाली। तो विद्यार्थियों ये बताइए कि आगे से यदि क्वेश्चन आपके पास आए समास का, यानी कि कर्मधारय का, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको तोड़ ताड़ करना है। ट्रिक यदि आपके माइंड में है, इसको रट्टा उट्टा नहीं माना, बस एक बार आप दिमाग में सेव कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवयवी भाव समास के बारे में। तो देखते हैं, समास आए तो तोड़ना है उसको, हमेशा बोलते हैं ना तोड़ने के लिए, क्योंकि जो आपको हम नियम दे रहे हैं उसके अनुसार अगर तोड़ दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। अब इसमें बोला जिस समास में पूर्व पद यानी बोले तो पहला शब्द अव्यय हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवयवी भाव समास। तो इससे हमने ट्रिक क्या निकाला है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, हमने क्या बोला? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास। बस इसी को याद रखना है। अब उपसर्ग वाला खोजो। अब उपसर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले उपसर्ग भी समझिए, वह शॉर्ट में हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के आगे लग जाता है और अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है कि नहीं है? जैसे प्रतिदिन, जैसे क्या हो गया? प्रतिदिन। तो दिन से पहले क्या लग गया? प्रति। तो प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, है ना? यथा संभव, तो संभव। देखो हमने क्या बोला कि उपसर्ग उसको बोला जाता है जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यथा संभव, तो संभव से पहले क्या लगा दिए? यथा, है ना? अतिक्रमण, इस तरीके से क्रमण से पहले क्या लगा दिया? अधिपत्य, पत्ते से पहले अधि लगा दिया, है ना? परिभ्रमण, भ्रमण से पहले परि लगा दिया। तो उपसर्ग ये होता है, ठीक है? उपसर्ग समझ में आया? आया? उपसर्ग समझ में आया? उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप देखिए, तो इसमें क्योंकि उपसर्ग नहीं समझिएगा तो फिर ये नियम समझ में नहीं आएगा और ये ट्रिक आपका कामयाब नहीं होगा, इसलिए हमने उपसर्ग आपको बता दिया है। अब ट्रिक बोला कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव समास कहलाता है या अवयवी भाव कहलाता है। आइए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, ये हमारा काम भी करता है या नाम का अवयवी भाव समास का हमने ट्रिक बनाया है। देखिए यहाँ पे आपको बना है यथास्थान। क्या बना है? यथास्थान। तो यथास्थान यानी स्थान के अनुसार, ठीक है? अब तुमको हम बार बार क्यों बोलते हैं कि तोड़ो 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 फिर जोड़ो? क्यों गाइस? देखिए यथा करेंगे, इधर क्या बनेगा? स्थान। तो यथा यानी कि स्थान में हमने क्या लगा दिया? यथा। स्थान से पहले क्या लगा हुआ है? यथा। कौन सा समास? कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास। कौन सा समास? कोई दिक्कत है? चलिए आप दूसरा है आजीवन। फिर वही बात, जीवन में क्या लग गया? क्या लग गया? आ प्लस जीवन, आजीवन। जीवन, आजीवन मतलब जीवन भर। प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन, यथा प्लस समय। अब ये बताइए कि ये उपसर्ग की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसीलिए सिंपली आपको याद रखना है, प्रत्येक उपसर्ग वाला जो शब्द होगा, जितना भी उपसर्ग वाला शब्द जो होगा, अगर समास की बात की जाएगी तो वहां पे कौन सा समास होगा? बताओ बच्चों। ये देखिए हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बोला जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष पद का या इसको कह सकते हैं तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है? और यहाँ पर इस उत्पन्न की जगह पर तीसरा अर्थ का बोध कराता हो, ऐसा लिख लीजिए, तीसरा अर्थ का बोध कराता हो। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा नीचे, देखिए, और ट्रिक में हमने क्या बोल दिया कि जिस समास में तीसरा अर्थ का बोध होता है, जिसमें क्या होगा? तीसरा अर्थ का। अब तीसरा अर्थ का बोध कैसे होगा? तो पहले उसमें का जो दो पद होगा उसके माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल लाइक देखिए यहाँ पे बोला दशानन। क्या बोला? क्या बोला है? नीलकंठ। दूसरा क्या बोला? अब इसमें बोला लंबोदर। क्या बोला? यानी लंब जोड़ उधर, ठीक है? आगे देखिए बोला गिरिधर। दूसरा क्या बोला? अब यहाँ पे अगर एक एक करके समझिए, जैसे यहाँ पे क्या बोला कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, यानी कि अगर दोनों पद का इसमें फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, तो दोनों पद के माध्यम से जब क्या होता है कि तीसरे का, किसी तीसरे पद का जब अर्थ वहां पे हमारा स्पष्ट होने लगता है, या उसको कह सकते हैं कि बोध कराता हो, जब दोनों पदों के माध्यम से तीसरे पद का बोध होने लगे तो समझ जाएगा वही आपका क्या है? ये बहुव्रीहि समास। जैसे बोला नीलकंठ, सॉरी दशानन, तो देखिए दस अलग है, अनन अलग है। मुख यानी अन्न का मतलब हो गया मुख, दस मतलब 10 हो गया। तो 10 मुख है जिनका, तो 10 मुख है किनका? रावण का। तो ये एक अलग स्पष्ट हो गया, इससे अलग चीज हुआ कि नहीं हुआ? अरे दो पद वहां पे 10 और अनन मिलके क्या किया? तीसरा चीज को उत्पन्न कर दिया। किसको उत्पन्न कर दिया? रावण को उत्पन्न कर दिया।
बोला नील जोड़ कंठ, नील जोड़ कंठ। अब नीलकंठ, नीलकंठ यानी जिसका नीला हो कंठ। अब बात करें इसका अगर, तो नीलकंठ किसका है? शिव जी का। किसका है? शिव जी का। फिर वही मैटर है, नील अलग था कंठ अलग था, लेकिन दोनों के योग से या संयोग से हमने क्या किया, हमें क्या प्राप्त हुआ? तीसरे का अर्थ यहाँ पे हमको तीसरे का बोध प्राप्त होता है, या तीसरे किसी तीसरे अलग शब्द का यहाँ पर बोध कराता है। आगे देखिए बोला लंब जोड़ उदर, अगर लंबा जिसका उदर हो, यानी किसका पेट किसका लंबा है गाय? गणेश जी का। किसका है? गणेश जी का। फिर वही बात मिलता है दो शब्द और बोध होता है किसी अलग तीसरे का, लेकिन वो तीसरा जो होगा वो दोनों से। अब आगे देखिए यहाँ पे बोला फिर से गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण जो क्या करते हैं? चक्र को धारण करते हैं, गिरिधर। क्लियर है? बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं, वहां पर एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। इसमें याद क्या रखना है? याद बस ये रखना है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या उसको कह सकते हैं तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। इस चीज को थोड़ा बहुव्रीहि पर थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है? किस तरीके से इसको पकड़ना है। बोला जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें पहला शब्द क्या होगा उसका? गौण, और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे देखिए रोग ग्रस्त है, बाद वाला पद क्या? ग्रस्त। ये तुम्हारा क्या है? प्रधान है। इसमें क्या हो जाएगा? मुक्त जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ। इसमें छोटा सा है। अब यहाँ पे बोला कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास को अगर देखा जाए तो इसके भी 6 भेद होते हैं। एक कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान अपादान, एक संबंध, एक अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से आपके पास तत्पुरुष के कितने भेद हो गए? 6 भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद। हालांकि इस लेवल से आपको कुछ ना पकड़ बना के रखना है। क्लियर है? आज का क्लास आपका यहीं पे एंड हुआ। मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।